एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन और टेबल ऑफ कंटेंट देखा था, तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम मेनली कवर करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ओप एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें दो इनपुट टर्मिनल, जैसे कि ये आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। ये है हमारे इनपुट टर्मिनल, दो होते हैं ये हमारे। सबसे पहला होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड सेकंड वन इज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। जो नॉन इन्वर्टिंग होता है ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ऊपर दिया जाएगा या नेगेटिव नीचे दिया जाएगा। ये साइन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मीन्स इन्वर्टिंग एंड पॉजिटिव मीन्स नॉन इन्वर्टिंग। अब यहाँ पे ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का क्या सीन है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग की, तो नॉन इन्वर्टिंग में ये होता है कि मान लीजिए हमने अपनी कोई भी इनपुट दिया है जो इस टाइप का है, राइट। ये सिग्नल हमने अपने जो ओप एम्प है उसको दिया है, तो क्योंकि हमने ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है तो यहाँ पे हमें ये एम्पलीफाई होके मिलेगा। ये ऐसा करके कुछ हमें मिल जाएगा। एम्पलीफाई तो हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसा ये फेज था सेम फेज में आ गया, मतलब इसका फेज में जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। वहीं अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करें तो अगर हमें सेम यही जो यहाँ पे सिग्नल है यही हमने अगर इसको दिया है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमें एम्पलीफाई होके तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका फेज चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। जब आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करेंगे तो आपका जो फेज है वो वही रहेगा, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। और वहीं अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीफाई होने के साथ साथ जो आपका आउटपुट है उसका फेज भी चेंज हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे दोनों इनपुट टर्मिनल। आगे आते हैं, ये है हमारा RI जो मेनली हमारा यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। यानी कि ये दोनों टर्मिनल से जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है, जब ये इस ओप एम्प में एंटर करेगा तो यहाँ पे हमें एक इनपुट रेसिस्टेंस लगाना होता है। और ये हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है अगर वो क्या हुआ, एक लिमिट से ऊपर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ओप एम्प जो है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमको यहाँ पे एक इनपुट रेसिस्टेंस लेके चलना होता है। और आइडियली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो इनपुट रेसिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा आर आई है, आर आई जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम ये एज्यूम करके चलते हैं अपने आइडियल में, आइडियल ओप एम्प की जब हम बात करेंगे तो हम ये सोच के चलते हैं कि आर आई जो है हमारा ये इन्फिनिटी हो। वहीं हम यहाँ पे एक और आप देखेंगे रेसिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हम आइडियली ये सोच के चलते हैं कि ये हो ज़ीरो, ताकि जो भी हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है, जो भी इस डिफरेंस की वजह से हमें गेन मिला, तो इसमें जब हम ये आउटपुट हमें देगा गेन में, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस की वजह से कोई भी एम्पलीफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसलिए हम आउटपुट जो है वो आइडियली लेके चलते हैं ज़ीरो, पर जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, और ये जो इनपुट रेसिस्टेंस है ये भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हम ये कोशिश करते हैं कि आर आई को हम जितना ज़्यादा रख सके उतना अच्छा, और आर आउट यानी कि जो आउटपुट रेसिस्टेंस है उसको हम जितना कम रख सके उतना ज़्यादा अच्छा हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज गेन की। तो गेन जो है इसे नॉर्मली हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए की वैल्यू जो होती है, या ए का जो फॉर्मूला होता है, आप कैसे ए निकाल सकते हैं इसको हम लिख देते हैं। यहीं अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन जो होता है ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारा जितना वोल्टेज डिफरेंस है उससे। यानी कि अगर आपको वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो ये होती है मेनली ए इंटू वी डी। वी डी क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों वोल्टेज का। इनपुट जो दोनों हमारे टर्मिनल हैं, इनपुट टर्मिनल, उनके दोनों का डिफरेंस जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो वो होता है हमारा गेन। तो मेनली अगर आपको ए निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको आउटपुट मिला है, वी आउटपुट जो मिला है, इसको जब आप डिफरेंस के साथ डिवाइड करते हैं
वोल्टेज का जो डिफरेंस आया हमारे पास, इसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मेनली यहाँ पे कितना आपका जो इनपुट है वो एम्पलीफाई हुआ है या कितना वोल्टेज गेन आपको मिला है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। अब यहाँ पे हमने 2 सोर्स भी लगाए हुए हैं, एक है VCC और एक है VEE। इनका क्या रोल है यहाँ पे, इनका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप अपने ओपैम्प को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 2 क्या किए जाते हैं, वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे VCC और VEE ये हमें कैसे डिसाइड करना है ये मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से बता देती हूँ। पहले जो इंक है इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। इसी से डिसाइड होता है कि आपका VCC क्या है और VEE क्या है। यहाँ पे मैंने -VCC यूज़ किया है, इसको आप -VEE भी ले सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्मली जब आपका यहाँ पे है आपका V आउटपुट और ये है आपका दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब जब आप इनके डिफरेंस को, जैसे आपने इन दोनों का डिफरेंस है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये मेनली क्या करेगा, पहले तो बढ़ेगा और एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इससे ज़्यादा इसके डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा आपको, बल्कि ये चला जाएगा कांस्टेंट। और ये जो पॉइंट होता है हमारा जहाँ पे ये हमें कांस्टेंट मिला, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो ये सैचुरेशन पॉइंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव VCC। और वही सैचुरेशन जो हमें यहाँ मिलता है नेगेटिव पे, इसको हम कहते हैं -VCC, या फिर आप जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है -VEE। तो इसका मेनली काम यही है, ये आपके सैचुरेशन पॉइंट्स दिखाता है कि इससे ज़्यादा अगर आप वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, VD का डिफरेंस जो है इससे ज़्यादा जाएगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, नॉर्मली काम करने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी ये है रेंज वेयर वी ऑपरेट द ओपैम एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए आपको जो ओपैम है उसको इसी रेंज में, ये VCC जो है इसी रेंज में ही यूज़ करना होता है। अगर आप इससे ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एज एन एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। अब अगर हम इसका टोटल बात करें कि इसका जो जो भी हमने डिफरेंस रहा हमारे इनपुट टर्मिनल से, और जितना भी इनपुट है या फिर जितना भी रेसिस्टेंस आउटपुट पे है, इन सबको मिला के हमारी जो वेव है वो कैसी हो जाएगी मेनली, तो ये भी हम एक डायग्राम से यहाँ शो कर सकते हैं। ये हमने V इनपुट दिया था, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है ये इनपुट हमारा जो फेज़ है वो कैसा था और आउटपुट पे हमारा फेज़ कैसा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको फेज़ सेम मिल रहा है लेकिन एम्पलीफाई होके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने जो इनपुट है अपना वो कौन से टर्मिनल से दिया है, वो हमने दिया है अपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, क्योंकि यहाँ पे जो फेज़ है आउटपुट का वो चेंज नहीं हुआ है। अगर यही ये फेज़ चेंज होके कुछ ऐसा बन जाता, तब हम कहते हैं इसको कि ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से दिया हुआ है। तो मेनली हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद कोई डाउट आएगा। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखने का ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।